हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोग कवर कर रहे हैं मेडुअल हिस्ट्री को। जी हाँ, आज चौथा वीडियो है जिसके अंतर्गत मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार शिवाजी और मराठा साम्राज्य, मुगल कालीन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। साथियों, ये वीडियो शाम को 7 बजे नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। साथियों, आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन ये सॉल्व कराए जा रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी 4 एग्जाम्स हुए हैं उनमें आप लोगों ने देखा इन क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो सॉल्व कराया था उसमें जो है 22, 23 क्वेश्चन तक आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिले, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही उत्साहवर्धक है। जी हाँ, तो इसलिए आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग इन वीडियोज़ को रेगुलरली आप देखें। आप जानते हैं मैं इनके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा जो होते हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं और सब, चूंकि आप उनको लिखेंगे तो आपके लिए समय ज़्यादा जाएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा। इसके लिए मैंने आप सबके कहने पर एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटा सा फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ PDF के फॉर्म में आपको दे देता हूँ। इसके साथ साथ संडे को जो टेस्ट होता है, जितना आपका सप्ताह भर पढ़ाया जाता है संडे को टेस्ट होता है। और इस बार संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने अच्छा खासा स्कोर किया, 100% स्कोर किया, 97, 95, 90%। इस तरीके से एक अच्छा खासा स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और आपको मोटिवेशन मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे। क्या है? तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन, भीमसेन, कायस्थ। तो सही विकल्प भैया सी है, निजामुद्दीन। ध्यान समझिएगा, तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। ठीक है, यह रचना अकबर के शासनकाल में हुई। तबकात ए अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर के बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो है अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने अकबरनामा और बदायूनी ने जो है तारीख ए बदायूनी, अगर हम बदायूनी की बात करें तो तारीख ए बदायूनी, तथा अगर हम बात करें भीमसेन कायस्थ की तो इन्होंने जो है नुक्शा ए दिलखुशा की रचना की थी। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है? आपको बताना भाई, देखना एक सुमेलित है, बाकी सब गलत है। आपको बताना है कौन सुमेलित है, कौन सही है। यहाँ पर दिया है राइटर का नाम, ठीक है, यहाँ पर दिया गया उसकी आत्मकथा का नाम। तो यानी ये राइटर है, ये आत्मकथा। आपको बताना कौन सही है, एक सुमेलित है। तो बाबर, तुजुक-ए बाबरी, हुमायूं, हुमायूंनामा, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबकात अकबरी। देखो ध्यान से, बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा यार इसमें तो क्या सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है, यानी एक सही सुमेलित है वो बाबर, तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, बाकी जो है तीनों सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तुजुक-ए बाबरी का, बाबर ने ही जो है तुर्की भाषा में लिखी, यह उनकी खुद की आत्मकथा है। ठीक है, जिसमें मुबैयान शैली का प्रयोग किया है उन्होंने। किसका किया है? मुबैयान शैली का प्रयोग किया है। वहीं अगर हम बात करें हुमायूंनामा की, तो इसको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें तारीखे शेरशाही के, तो इसको किसने लिखा है? अब्बास खां शेरवानी ने। अगर हम तबकात अकबरी की बात करें तो ये निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? जौहर, मिर्जा हैदर दौलत और अब्दुल वाहिद और खान मीर। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना है। सही विकल्प है डी, खान मीर। ठीक है, तो हुमायूं ने खान मीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसने हुमायूंनामा अथवा कानूने हुमायूनी की रचना की थी। इसमें लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, हुमायूं ने खान मीर को अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को क्या कहते हैं? तारीख ए अल्फी, रजमनामा, आलमगीरनामा, पादशाहनामा। तो भैया यहाँ पर देखो सही विकल्प है रजमनामा। तो अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के भिन्न भिन्न जो है भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को रजमनामा कहते हैं। ठीक है, नकीब खां बदायूनी, शेख सुल्तान ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। लगभग 1589 ईस्वी में बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। ठीक है, किसने? बदायूनी ने 1589 ईस्वी में रामायण का अनुवाद किया। ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने
अथर्ववेद का अनुवाद किया। अगर हम बात करें फैजी ने गणित के ग्रंथ लीलावती का अनुवाद, और मोहम्मद खां गुजराती ने ज्योतिष पर लिखे एक निबंध का फारसी भाषा में अनुवाद किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? मुल्ला शेरी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सही विकल्प तो इसका है भैया अब्दुल कादिर बदायूनी। ध्यान से समझिएगा भैया, अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें जो है राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, ठीक है, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, और मुकम्मल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक तजक का, और जहान ए जफर नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी ने कश्मीर के इतिहास राज तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। मतलब जितनी रचनाओं का भी हमने चर्चा किया सबका अनुवाद किस भाषा में हुआ है? फारसी भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तारा सिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल माली। तो सही विकल्प क्या होगा मित्र, आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर डी ऑप्शन, ताजुल माली। ध्यान समझिएगा मित्र, अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरीह उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा यानी भाटा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम किसके, तानसेन के का नाम था? तन्ना था। और इनकी प्रमुख रचनाएं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र है। और भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन को कंठावरण वाली विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, तानसेन को रामतनु पांडे के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित था? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट है, ये भैया सियालकोट है, सियालकोट में और हैदराबाद में। तो आपको बताना सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है लखनऊ। ध्यान समझिएगा, मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया था। ठीक है, मुगल काल में मकतब यानी प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था की होती थी, जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी और विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जैसे अगर हम लखनऊ कहें, लखनऊ का जो फिरंगी महल मदरसा न्याय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगर हम बात करें सियालकोट, ये सियालकोट है, ठीक है, तो सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया? जहां आरा, जेबुन निशा, गौहर आरा, नूर जहां। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है बी, जैबुन निशा। तो औरंगजेब की पुत्री जैबुन निशा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है, रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहन किया? ठीक है, तो यहाँ पर देखो चार विकल्प है, माधव राव ने, रघुनाथ राव ने, बालाजी राव ने, सदाशिव राव ने। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, सदाशिव राव ने। तो सदाशिव राव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था। भाऊ ने रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? भाई उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किए हो तो कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर चार विकल्प हैं, 1626 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका डी, 1627 ईस्वी, 1674। ध्यान समझिएगा मित्र, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, कहीं कहीं पर आपको 1630 भी देखने को मिलेगा, तो हुआ था। और पूना के उत्तर में स्थित पुन्ना नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। पितृपक्ष से वह राजपूताना के सिसोदिया वंश से तथा मातृपक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से संबंधित थे। शाहजी भोसले ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादाजी पूर्णदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर हम बात करें इनके जो है राज्याभिषेक की, तो जो है 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो आपको बताना भैया, कोंकण में 1553 ईस्वी में, मुंबई में 1665 ईस्वी में, पुणे में 1660, रायगढ़ में 1674। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा भी, तो इसका जो सही आंसर है वो है रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मराठा शासक शिवाजी का अच्छे जो है यहाँ पर देखें तो 1674 ईस्वी में इनका जो है रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी के राज्यारोहण के उत्सव में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि इनकी दृष्टि में शिवाजी उच्च कुल क्षत्रिय नहीं थे। इसलिए उन्होंने वाराणसी से एक ब्राह्मण गंगा भट्ट को इस बात के लिए सहमत किया कि वह उन्हें उच्च कुल क्षत्रिय और राजा घोषित करे। इस व्यवस्था से शिवाजी दक्षिणी सुल्तानों के समकक्ष हो गए और उनका दर्जा विद्रोही का न रहकर एक प्रमुख का हो गया। अन्य मराठा सरदारों के बीच भी शिवाजी का रुतबा बढ़ गया। उन्हें शिवाजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बीरबल का वास्तविक नाम था क्या? पूछा जा सकता है भैया। रामदास, श्यामदास, महेश दास, भगवान दास। तो भैया बताओ सही विकल्प है महेश दास। तो ये है बीरबल का वास्तविक नाम। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक ब्राह्मण दरबारी थे। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल के दीन इलाही अपनाया, वह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर था। ठीक है। अकबर ने बीरबल को राजा और कविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी के बीच की घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखें 4 विकल्प हैं। ठीक है, ये सब है और ये आपका कोड दिया हुआ है, सही व्यवस्थित करना है। सही विकल्प है इसका आपका सी, 2 4 3 1। तो 2 नंबर पर पहले आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में। ठीक है, किसने लड़ा था? बाबर ने। और उसके बाद जो है बाबर एवं अफगानों के मध्य हुआ था। अगर दूसरी की बात करें हम, फिर आता है हुमायूं का कालिंजर अभियान। तो ये हुआ था भैया 1531 ईस्वी में। ठीक है, 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। और चौसा का युद्ध, ठीक है, हुमायूं एवं शेर खां के मध्य जून 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार घटनाओं का सही कालक्रम यही होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इब्राहिम गारदी, डार्टी बेग, हकीम सूर और महमूद लोदी। तो बताना भैया सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, हकीम सूर। क्या है? हकीम सूर। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा प्रताप की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा प्रताप की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा प्रताप ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है। बादशाह अकबर के पुत्र मुराद की मृत्यु 1599 ईस्वी में अत्यधिक मद्यपान के कारण हुई। इसी तरह बादशाह के एक अन्य पुत्र दनियाल की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान के कारण 1604 ईस्वी में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया, मुगल कालीन मुस्ताफी मुमालिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व विभाग के अधिकारी, राज्य के आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है यहाँ पर बी। क्या है? बी, केवल दो। ध्यान समझिएगा भैया, मुगल प्रशासन के अंतर्गत वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी वजीर था। इन विभागों के अलावा अन्य विभागों का भी वजीर या दीवान का प्रभाव होता था। ठीक है। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जैसे दीवान खालसा, दीवान तन, ठीक है, मुस्तौफ़ी, इस तरीके से ये तमाम जो है अधिकारी होते थे। मुस्तौफ़ी ये मुमालिन जो है महालेखा परीक्षक राज्य के खर्चों का जांच करता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो दाम ताम्र की मुद्रा को कहा जाता है। देसाई राजस्व अधिकारी को। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब ये एक प्रकार का कर है। तो आपको बताना भाई कौन एक सही सुमेलित नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन से आपके एक के साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। देखो यहाँ पर डी ऑप्शन जरीब एक प्रकार का कर नहीं, बल्कि क्या था, मुगल काल में अकबर पूर्ण काल तक भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी ही पर प्रचलन में रखा था। ठीक है। और 1575 ईस्वी में खालसा भूमि के विस्तार स्वरूप नवीन भूमि माप की व्यवस्था लागू की। इसके लिए जरीब का प्रयोग किया था, यानी यह एक प्रकार का क्या था, भूमि माप था। ठीक है। और जो कि 39 अंगुल का था। क्या था, जरीब का प्रयोग किया था जो कि 39 अंगुल का था। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा किया गया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार कराई। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों, राजपूत राज्यों, बिहार, गुजरात व मुल्तान के भाग को छोड़कर शेष भागों की माप करवाई गई और 60 वर्ग गज का 1 बीघा माना गया। ठीक है। 1586 ईस्वी में इलाही गज जो कि 41 अंगुल अथवा 33.5 यानी 33.5 इंच का प्रयोग आरंभ हो गया। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया था। हुमायूं और अकबर। ठीक है। अकबर और जहांगीर, अकबर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो भैया बताएं सही विकल्प है डी, अकबर और औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने सदरों को अपदस्थ किया गया था। सद्र या सुदूर धार्मिक मामलों यानी धार्मिक धन संपत्ति का दान विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। तो शरीयत की रक्षा करना इसका प्रमुख जो है कर्तव्य था। शेख अब्दुल नबी को अकबर ने 1561-62 ईस्वी में सद्र ए सुदूर के पद पर नियुक्त की थी। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका जो निर्णय सर्वोपरि था। ठीक है। धार्मिक मामलों पर वह यह बादशाह को सलाह देता था। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। बयाना, कोरोमंडल, गुजरात, लाहौर। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प है बयाना। ठीक है। मुगल साम्राज्य में नील उत्तर के क्षेत्र बयाना में उगाई जाती थी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि थे। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जवाबियत थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून और हिंदुओं से संबंधित मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भैया, सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, क्या है, राज्य कानून। ठीक है। जवाबियत मुगल काल में बादशाहों द्वारा राज्य की आवश्यकता के लिए बनाए गए कानून होते थे। ठीक है। जबकि धार्मिक कानून भी साथ साथ चलते रहते थे। मुगलकालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या राजप्रतिनिधि को एलबी अथवा साफिर कहा जाता था। एलपी शब्द मुख्यतः जो है यूरोपीय दूतों के लिए प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द, एलवी। ठीक है। जबकि पड़ोस के भारतीय शासकों के दूत को साफिर कहा जाता था। मुगल काल में मौलिम एक जहाज का नाम था जिसका प्रयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान समझिएगा मित्र, यहाँ पर 4 विदेशियों का नाम दिया गया है और उनको भारत आने के जो कालक्रम है उनके हिसाब से उनको आपको व्यवस्थित करना है। तो 4 नाम है। पहले नंबर पर विलियम हॉकिंस है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखें रॉल्फ फिंच है, तीसरे नंबर पर सर थॉमस रो है, चौथे नंबर पर निकोलस डाउन्स है। तो इनमें कुछ कूट दिया गया है, आपको उसी कूट को देखना है, आपको बताना है कौन सही है। तो सही है भैया यहाँ पर पहला। ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो इनके अनुसार 2 नंबर पर कौन है, रॉल्फ फिंच है। ठीक है। रॉल्फ फिंच जिसे हम जो 1583 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1583। और उसके बाद पहला कौन है, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कब आया था, 1608 ईस्वी में। ठीक है। ये विदेशी भारत आया था 1608 में। और उसके बाद चौथा ये है निकोलस डाउंटन। ये भैया आया था 1614 ईस्वी में। कब, 1614 ईस्वी में। अब आता है तीसरा सबसे लास्ट में सर थॉमस रो कब आया था, इसको टॉमस रो भी कहते हैं, तो 1615 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपका सही कालक्रम मैच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह।
तो भैया बताओ सही विकल्प है यहाँ पर बी, राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित जय स्तंभ को शिलालेखों में कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तंभ 12 फीट ऊंचे, 42 फीट लंबे व चौड़े चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई के लिए गौरवान्वित है। इसका निर्माण जो है मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की याद में कराया था। ठीक है, इसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरगना में, कानपुर में। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है आपका सी, सरगना में। ठीक है, बेगम समरू ने सरगना में एक चर्च का निर्माण करवाया। इसका वास्तविक नाम फरजाना जेबू मित्रा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? तो यहाँ पर देखो भैया, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो बना है उसके लिए उसके निर्माण हेतु भूमि अनुदान किसने दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। आपको बताना भैया सही विकल्प है डी, अकबर ने। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दान जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। इस मंदिर की नींव लाहौर के मियाँ मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक के रूप में गुरु रामदास व गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो यह है मुल्ला याजदी, मिर्जा हाकिम, अब्दुल नबी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। भैया बताओ सही विकल्प क्या है? ये पहला वाला। ठीक है, 1579 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल नबी व अब्दुल्ला सुल्तानपुरी को हज पर मक्का जाने वालों की टोलियों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही यह आदेश भी दिया कि ये उनकी अनुमति के बिना वापस ना आए। लेकिन उसने जो है निर्वासन से उलेमाओं की गैर वफादारी का बढ़ना नहीं रुका। 1580 ईस्वी में जब बंगाल और बिहार के कुछ सरदार दाग प्रणाली के अमल में विक्षुब्ध होकर विद्रोह पर उतर आए और मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया, तभी जौनपुर का काजी जो मुल्ला मोहम्मद यज्जी क्या था, मुल्ला मोहम्मद यज्जी ने फतवा जारी कर दिया और अकबर के विरुद्ध बगावत कानूनी है। और बंगाल के काजी ने कहा कि यह बगावत आलिमों को मद ए मान से वंचित करने के कारण बर्पा खुदाई कहर है। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के बाद इन दोनों को आगरा तलब किया गया और यमुना नदी पार करते समय दोनों को डुबाकर मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत से अन्य मुल्ला या तो कैद में डाल दिए गए या वे बचने के लिए इधर उधर भाग गए। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, शेर शाह। तो भाई आपको बताना सही विकल्प है डी, शेर शाह। तो किसानों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था आरंभ की। इसमें किसानों की राज्य की तरफ से पट्टे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे क्या? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो आपको बताना भैया सही विकल्प है सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, तो औरंगजेब का दक्षिण भारत का विजय अभियान जिसमें बीजापुर की विजय में की बात करें अगर हम, तो औरंगजेब ने दक्षिण विजय के लिए सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया था। उसने 1679 ईस्वी में आक्रमण किया पर सफल नहीं हुआ। बाद में उसकी जगह शहजादा आलम व मुअज्जम को बीजापुर के दमन का भार सौंपा और अप्रैल 1685 ईस्वी में बीजापुर के किले पर घेर डाल दिया और लंबे समय तक घेराबंदी बनी रही। औरंगजेब खुद बीजापुर के घेर की देखभाल के लिए पहुंचा और उसने जो है किले की आपूर्ति का मार्ग बंद कर दिया। 12 सितंबर 1586 ईस्वी में बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें गोलकुंडा की विजय की, तो यहाँ पर 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय यहाँ अबुल हसन कुतुब शाह का शासन था। अक्टूबर 1687 ईस्वी में स्वतंत्र शासक कुतुब शाही का अंत हो गया। इस प्रकार गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, मराठों के प्रति औरंगजेब जो है सफल नहीं हो पाया था। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ जैसे रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव, मतिराम, रसखान, सेनापति। तो सही विकल्प है भैया केशव।
क्या है? केशव। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि जो है आचार्य केशवदास, ओरछा नरेश महाराजा इंद्र सिंह के दरबारी कवि, मित्र एवं मंत्री थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी के आसपास, मृत्यु 1617 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके द्वारा जो ये सब तमाम रचनाएं, जैसे रसिक प्रिया रामचंद्र का सबसे जो है फेमस है, कवि प्रिया और रतन बावनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? राजा राम, ताराबाई, साहू, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है बी, ताराबाई। ध्यान समझिएगा, मराठों के नियंत्रण में लाने के लिए औरंगजेब ने सारे प्रयत्न विफल रहे। ठीक है। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोहराम मचाया हुआ था। उनका नेतृत्व और सैनिक संगठन देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका बी, अमात्य। ठीक है। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासनकाल में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया, जो आधुनिक मंत्री परिषद की तरह थी। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। वे ना तो अगर हम आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे, ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। ठीक है। इसमें पेशवा का कार्य लोकहित का ध्यान रखना था। अमात्य आय व्यय की लेखा परीक्षा करता था। यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करें हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।